हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2025 में ही रिलीज हुई साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी द होम का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं जेम्स डिमोनिको, पर्ज फ्रेंचाइज के मेकर। इसमें लीड रोल में दिखेंगे लड़कियों की पहली पसंद पीट डेविडसन। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम मैक्स को देखते हैं, जिसकी लाइफ बर्बाद ही समझो। पूरा दिन नशे करता है और रात में जाकर दीवारों पर ग्राफिटी बनाता है। पर ऐसी लाइफ इसकी हुई कैसे, वो जानने के लिए हमें जाना होगा इसके बचपन में। ये एक फॉस्टर चाइल्ड है, यानी एक कपल ने इसे गोद लिया था, जिसने और भी बच्चों को गोद ले रखा था। उन बच्चों में से इसका सबसे खास था ल्यूक। भले ही इनमें खून का रिश्ता नहीं था, पर वो इसके बड़े भाई से भी बढ़ के था। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब दोनों को अलग होना पड़ा, क्योंकि ल्यूक को पढ़ाई के लिए शहर से दूर कॉलेज में जाना था। और इस बात से मैक्स बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था। ल्यूक ने इसे समझाया था कि मैं मिलने आता रहूंगा और फिर 4 साल बाद हम दोनों साथ में रहेंगे। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मैक्स को तसल्ली मिली थी, लेकिन ल्यूक के कॉलेज जाने के कुछ दिनों बाद ही मैक्स ने अपने माँ बाप को रोते हुए पाया, क्योंकि ल्यूक ने अपनी जान ले ली थी। उसने नोट भी छोड़ा था, ये बताते हुए कि उससे अब और नहीं हो रहा। वो पल था जहाँ से मैक्स की लाइफ पूरी तरह बदल गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ल्यूक ने इसे धोखा दिया। वरना ये बचपन से ही एक अच्छा पेंटर था और उसी कला का यूज करके अब ये दीवारों पे अपना गुस्सा उतारता है। यहाँ पे हम टीवी में सुन पाते हैं कि एक बड़ा हरिकेन जल्द ही इस एरिया को हिट करने वाला है। रात को मैक्स फिर से अपने काम पर निकल पड़ा। एक दुकान में ब्रेक इन करके वो ऊपर चढ़ के ग्राफिटी बना रहा था, तभी पुलिस ने आके उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इससे पहले भी वो कई बार पकड़ा जा चुका है, इसलिए इस बार उसे जेल होने वाली है। लेकिन उसके डैड ने कुछ अप्रोच लगाकर जज वगैरह से बात करके उसकी सजा थोड़ी हल्की करवा दी, ताकि उस पर क्रिमिनल चार्जेस न लगे। जेल जाने के बजाय अब उसे जाना था ग्रीन मीडोज फॉस्टर होम में कम्युनिटी सर्विस करने, जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं। वहाँ पे साफ सफाई करने और वहाँ पे अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा, वरना सीधा जेल जाएगा। मैक्स उस फॉस्टर होम में पहुंचा तो बाहर से ही उसे ऊपर विंडो में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दे गया, जो बाहर ही झांक रहा था। और बाहर ही एक बच्चे का स्टैचू लगा हुआ था, हाथ में कप पकड़े हुए। मैक्स अंदर गया तो वहाँ के वर्कर्स जूनो और लेस ने उसे सारा काम समझा दिया और सख्त हिदायत भी दी कि 4th फ्लोर पे जाना मना है। वहाँ पे स्पेशल केयर वाले पेशेंट्स रहते हैं। 4th फ्लोर वही है जहाँ से वो बूढ़ा आदमी इसे देख रहा था। अगले दिन मैक्स अपना सफाई वाला सामान लेने गया तो उसे एक ह्यूमन स्टैचू मिल गया, जिसकी आंख उसने निकाल ली ऐसे ही मजे में। फिर वो हर एक रूम में जाकर गार्बेज कलेक्ट करने लगा और रूम में जाने से पहले नॉक जरूर कर रहा था। लेकिन एक रूम से उसे कोई रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए वो अंदर चला गया और अंदर जाके देखता है कि एक बूढ़ा बूढ़ी अपने कार्यक्रम में लगे हुए थे, वो भी मास्क पहनकर। ये कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया था, इसलिए वो चुपचाप उल्टे पैर भाग निकला। उसने नहीं सोचा था कि ओल्ड एज होम इतना हैपनिंग निकलेगा। नीचे पूल में स्ट्रेचिंग एक्टिविटी चल रही थी, तो मैक्स वहां पे जाके सफाई करने लगा। तभी उसके पास टॉवल लेने आई नॉर्मा। मैक्स नया था, इसलिए नॉर्मा उससे बातचीत करने लगी कि तभी पूल में खड़ी एक लेडी के सर से बहुत ज्यादा खून बहने लगा। उसने कोई स्किन ट्रीटमेंट करवाया था और स्ट्रेचिंग की वजह से उसकी स्किन फट गई। फिर रात में जब मैक्स सो रहा था तो सपने में उसे कई सारी विस्परिंग की आवाजें आ रही थी, जिनकी वजह से वो जाग गया। और तभी वेंट में से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उसने देखा कि रूम का दरवाजा भी खुला हुआ था, जबकि वो बंद करके सोया था। पहला दिन उसका कुछ खास अच्छा नहीं रहा, इसलिए अगले दिन सभी लोगों ने उसे एक प्रॉपर वेलकम दिया। उन लोगों में मेन है लू, नॉर्मा, ईथन, एली जो कि इंग्लिश नहीं बोलती, और एक लेडी वहां पे पेंटिंग भी कर रही थी, जिससे बड़ी अजीब वाइब आ रही थी मैक्स को। सबसे आखिर में मैक्स मिला वहां के डॉक्टर सेबियन से, जिसने मैक्स की आंखों की तारीफ की। इस रात जब मैक्स सोया तो वही मास्क वाली लेडी उसके पास आकर सो गई, जिससे मैक्स की आंख खुल गई। और जैसे ही वो जागा, उस लेडी ने चाकू उसके पेट में घुसा दिया। उसी वक्त आदमी ने भी आके उसकी गर्दन पकड़ ली और बस तभी वो जाग गया। अब नींद उसे आ नहीं रही थी, इसलिए वो ऐसे ही भटकने लगा। और इस बीच उसे दिखाई दिए ईथन और एली, जो इतनी रात में भी डांस कर रहे थे क्योंकि उनकी एनिवर्सरी है। मैक्स जाने लगा तो उसे वेंट में से दोबारा किसी के चिल्लाने की आवाज आई और तभी उसके पास आ गई नॉर्मा, जो उसे अपने रूम में ले गई। रूम में मैक्स को एक छोटा सा कप पड़ा हुआ मिला और मैक्स को लग रहा था जैसे उसने वो कप पहले कहीं देखा है। बाहर ही देखा था स्टैचू के हाथ में। नॉर्मा ने बताया कि ये मेरी फ्रेंड एस्थर ने बनाया था, जो यहीं पे रहती थी, पर कुछ साल पहले उसकी डेथ हो गई। तब से मैंने संभाल के रखा हुआ है। हाँ, तभी तो नीचे पड़ा था। रूम के अंदर एक पेंटिंग भी लगी हुई थी, जो आधी फटी हुई थी। वो पेंटिंग नॉर्मा के बेटे जेकब ने उसे मदर्स डे पे बना के दी थी, पर एक रात इनकी लड़ाई हुई तो उसने पेंटिंग खुद ही फाड़ दी। बाकी पेंटिंग कैसी दिखती थी नॉर्मा ने मैक्स को बता दिया। और नॉर्मा मैक्स के साथ इतनी बातें इसलिए कर रही है क्योंकि मैक्स के अंदर उसे अपना बेटा जेकब दिखाई दे रहा है। जेकब की भी डेथ हो चुकी है, इसलिए नॉर्मा रात
में ठीक से सो नहीं पाती और सिमिलर हाल मैक्स का है। अब तक मैक्स इतना तो नोटिस कर चुका था कि उस होम में हर टाइम कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है। अगले दिन लू ने उसे बता ही दिया कि जो लोग यहाँ पे रहने आते हैं उन्हें कोई बीमारी नहीं मारती बल्कि बोर्डम मारती है, क्योंकि पूरी लाइफ उनके पास अपने लिए टाइम ही नहीं था, पर यहाँ पे आते हैं तो बस टाइम ही टाइम होता है जिसकी आदत उन्हें नहीं होती, इसलिए निराश होकर ही मर जाते हैं। यही वजह है एक्टिविटीज करने की, और मैक्स को ये बात बड़ी पसंद आई। जब वो अपने काम पे लगा तो काम करते करते उसे फिर एक बार वेंट में से चिल्लाने की आवाज आई और इस बार वो खुद को रोक नहीं पाया। लिफ्ट से ऊपर जाने लगा, लेकिन 4th फ्लोर का एक्सेस उसके पास था नहीं, इसलिए वो पहुंच गया सीढ़ियों से, और दरवाजों के लॉक तोड़ने में तो वो पहले से ही माहिर था, इसलिए आराम से दरवाजा खोलकर अंदर भी चला गया। अंदर जाकर वो देखता है कि कई सारे बीमार बूढ़े लोगों को व्हील चेयर्स पर बैठाया हुआ था टीवीज ऑन करके। वो सब एकदम लाइफलेस नजर आ रहे थे। पता नहीं उन्हें क्या बीमारी थी, लेकिन उनकी आंखों में से खून टपक रहा था, जैसे वो खून के आंसू रो रहे हों। जो आदमी मैक्स को विंडो में दिखाई दिया था वो भी वहीं पे बैठा था, और मैक्स को देखकर वो चिल्लाते हुए आया और मैक्स के ऊपर झपट पड़ा। वो तो सही टाइम पर जूनो और लेस आ गए, वरना पता नहीं क्या होता। इस बात के लिए मैक्स की रिपोर्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस बार डॉक्टर सेबियन ने उसे प्यार से समझा दिया, पर अगली बार नहीं समझाएगा। रात को मैक्स दोबारा नॉर्मा से मिला तो उसने नॉर्मा को भी सब कुछ बता दिया उस 4th फ्लोर के बारे में, पर नॉर्मा ने बोला कि जो उन लोगों की हालत है तुम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि कोई भी नहीं कर सकता। फिर उसने एक लाइन बोली जो वो अपने बेटे को बोला करती थी, अ हार्ट नोज अ हार्ट। नॉर्मा ने भी इनडायरेक्टली मैक्स को समझा दिया कि दोबारा ऊपर मत जाना, लेकिन वो इतना जिद्दी था कि उसी टाइम दोबारा ऊपर पहुंच गया। इस बार वो आदमी एक कोने में खड़ा हुआ था, और जैसे ही मैक्स उसके पास गया उसने अपनी आंतों से मैक्स का गला घोट दिया, और वहां बैठे सभी लोगों ने अपना पेट चीरकर आंतें बाहर निकाली हुई थी। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ मैक्स का सपना था। अगले दिन मैक्स देखता है कि नॉर्मा डॉक्टर सेबियन और लेस के साथ बहस रही है। ये देखकर मैक्स नॉर्मा से बात करने पहुंचा, और अब वो नॉर्मा को अपनी खास मानने लगा था, इसलिए उसने नॉर्मा को अपनी भी कहानी बता दी। प्लस वो नॉर्मा के बेटे की फाड़ी हुई आधी पेंटिंग भी दोबारा बनाकर लाया था, जैसा नॉर्मा ने बताया था, अ हार्ट नोज अ हार्ट। इस सब से नॉर्मा का दिल पसीज गया, और उसने मैक्स को बोला कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, ये जगह ठीक नहीं है। और ज्यादा कुछ बता पाती उससे पहले कोई आ गया, जिस वजह से नॉर्मा को जाना पड़ा। पर नॉर्मा ने बहुत बड़ी बात बोल दी थी, जिसका मैक्स को पहले से शक था। मैक्स ने इस बारे में बहुत सोचा, और आखिर में वो दोबारा नॉर्मा के पास गया उससे बात करने, लेकिन इस बार नॉर्मा से उसकी बात नहीं हो पाई। जूनो ने बताया कि नॉर्मा को भर्ती कर लिया गया है क्योंकि वो ठीक फील नहीं कर रही थी। आज रात उसे निगरानी में ही रखा जाएगा। तो ये रात मैक्स ने जैसे तैसे काट ली, और अगली सुबह जब वो बाहर की सफाई कर रहा था तभी उसने देखा कि ऊपर वो बूढ़ा आदमी अपनी उंगली पे काट के अपने खून से कुछ लिखना चाह रहा था, लेकिन ठीक से लिख नहीं पा रहा था। मैक्स को समझ पाता उससे पहले ऊपर से नॉर्मा गिर गई सीधा फेंस पर, और मैक्स के सामने दर्दनाक मौत मारी गई। बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिकल इफेक्ट है, दिखाया नहीं जा सकता। मैक्स उससे मिलने के लिए वेट कर रहा था, लेकिन अब नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर ने बताया कि नॉर्मा ने खुद अपनी जान ली है। उसके रूम से नोट मिला है जिसमें उसने बताया है कि वो अपने बेटे से मिलने जा रही है, जबकि हम जानते हैं कि ये सब झूठ है। लेकिन इससे एक सवाल और उठता है, यहाँ पे एक नोट का हवाला देकर पूरा मामला ही पलट दिया गया है, तो क्या ल्यूक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था? उसकी बारी पे भी मॉम डैड ने नोट का हवाला दिया था मैक्स को, और मैक्स उसे कभी आखिरी बार देख भी नहीं पाया था। फाइनल गुड बाय रह गया था, इसलिए ये आज तक परेशान है। लेकिन इस हादसे से अब मैक्स के मॉम डैड के ऊपर भी सवाल खड़ा हो चुका है। नॉर्मा के जाने से मैक्स बहुत दुखी हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे वही उसकी दोस्त बनी थी, और एक दोस्त वो पहले भी ऐसे ही खो चुका है। बाकी लोग भी दुखी थे, पर उनमें सबसे ज्यादा दुखी था लू, नॉर्मा जिसके सबसे ज्यादा क्लोज थी। मैक्स ने उसे बता दिया कि नॉर्मा ने मुझे बोला था ये जगह ठीक नहीं है, और ये सुनते अचानक से पता नहीं लू को क्या हो गया। कुछ देर बाद वो अपने होश में आया और उसने बताया कि मुझे ये बीमारी है, कभी कभी पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ। खैर मैक्स के बुरे सपने अब भी जारी थे, पर इस रात जब वो उठा तो दरवाजे के पास उसे एक यूवी लाइट रखी हुई मिली। उस लाइट को ऑन किया तो दिखा कि दीवार पर उसके लिए एक मैसेज लिखा हुआ था, फाइंड द मार्क्ड वंस। ये पढ़ते ही मैक्स ने अपनी तलाश चालू कर दी, और सबसे पहले वो गया लू के रूम में, जिसकी गर्दन पे उसे एक्स का निशान मिल गया, यानी लू भी मार्क्ड वंस में से एक है। यहाँ से मैक्स ने नोटिस करना शुरू किया कि वहाँ पे कई सारे लोग बार बार अपनी गर्दन पे हाथ लगाते हैं, और जो भी हाथ लगाता है उसका मतलब है कि उसकी गर्दन पे भी मार्क है। मैक्स चोरी छुपे नॉर्मा के रूम में पहुंचा कोई सुराग ढूंढने, लेकिन रूम को पूरी तरह खाली कर दिया गया था। वहां भी लेस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसने जाने दिया ये सोचकर कि मैक्स को नॉर्मा के जाने का दुख है, और लेस के मुंह से मैक्स को यह भी
पता चल गया कि नॉर्मा का सारा सामान नीचे बेसमेंट में रखा है जलाने के लिए, जहाँ पे जाना मना है। लेकिन मैक्स फिर भी पहुंच गया। नॉर्मा के सामान में उसे मिली उसकी बनाई हुई आधी पेंटिंग, वो छोटा कप और नॉर्मा की डायरी, जिसमें आखिरी एंट्री ये थी कि मैक्स को यहाँ के खतरे के बारे में बताना होगा। वो लोग रात में आते हैं अपनी नीडल्स और कुत्तों के साथ हमें बदलने के लिए। क्या अगला नंबर मेरा है या लू का? इससे मैक्स को पता चल गया कि लू को भी खतरा है। वो जल्दी से लू के पास पहुंचा तो उसने देखा कि लू खुद अपने दांत उखाड़ रहा था। उसका वही बीमारी वाला फेस चल रहा था। मैक्स ने जल्दी से मदद बुलाई और डॉक्टर सेबियन ने लू का इलाज करके उसे ठीक कर दिया। अगर मैक्स ना पहुंचता तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। अब मैक्स ने ठान लिया था कि सबसे पहले वो डॉक्टर के बारे में ही पता लगाएगा। तो उसने डॉक्टर सेबियन के बारे में थोड़ी रिसर्च की तो उसे पता चला कि डॉक्टर को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था किसी कॉन्ट्रोवर्शियल आई थेरेपी की वजह से, जिसका दिमाग की एजिंग के साथ कुछ लेना देना है। मैक्स उसके बारे में पढ़ ही रहा था कि तभी उसकी स्क्रीन पर ढेर सारे पॉपअप्स आ गए, हैव यू सीन द लाइट लिखे हुए। पॉपअप पे क्लिक किया तो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया जिसपे डार्क वेब की तरह एक लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, जिसमें एक लड़की थी डिस्टॉर्टेड फेस के साथ। वो लड़की कुछ बात करना चाह रही थी लेकिन तभी कनेक्शन कट गया और उसी वक्त फिर से ऊपर से चिल्लाने की आवाज आई। उस रिटायरमेंट होम का राज जानने के लिए मैक्स ने कई सारे स्पाई कैमरास ऑर्डर कर लिए और एक एक करके उन्हें कई सारी जगहों पर छुपा दिया, जिनकी फीड सीधा वो अपने रूम से देख पा रहा था। और उनमें कुछ इंफ्रारेड कैमरास भी थे मार्क्ड वंस को पहचानने के लिए, क्योंकि शायद मार्क्ड वंस की ही जान को खतरा है। उस लाइव स्ट्रीम वाली लेडी से भी मैक्स की बात हुई, जिससे पता चला कि उसी लेडी ने वो लाइट मैक्स के रूम में रखी थी और वो मैक्स को देख सकती है, यानी उसके पूरे रूम को। ज्यादा कुछ उसने बताया नहीं क्योंकि उसकी खुद की जान को खतरा था। उसने बस इतना बोला, हेल्प मी हेल्प देम, इससे पहले कि वो बाकियों को भी मॉन्स्टर बना दे। नॉर्मा को ज्यादा जान गई थी इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया, वैसे ही तुम्हें भी हटा देंगे, बस इतनी जानकारी वो दे पाई। खैर कैमरा में मैक्स को दिखाई दिया कि वो 4th फ्लोर वाला बूढ़ा आदमी बाहर निकल चुका है और कैमरा के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करके वो आगे बढ़ गया। फिर देर रात को मैक्स देखता है कि एक मार्क्ड वन को बेसमेंट में ले जाया जा रहा है, जहां पर एक आदमी पहले से मौजूद है अपने कुत्ते के साथ। उनके पीछे पीछे मैक्स भी नीचे पहुंच गया पर वो कुछ देख नहीं पाया। उसने बस सुना, जिससे पता चला कि डॉक्टर किसी तरह की भयानक सर्जरी कर रहा है। इतने में उस कुत्ते वाले आदमी ने मैक्स को देख लिया, इसलिए मैक्स जल्दी से भागकर ऊपर अपने रूम में वापस आया और रूम में उसे मिली वही लाइव स्ट्रीम वाली लेडी ग्रेचन। उसने मैक्स को बताया कि सरकार इस जगह के जरिए बूढ़े लोगों के ऊपर ड्रग्स की टेस्टिंग करवा रही है। पहले जानवरों पर टेस्ट होता है, फिर इंसानों पर, और टेस्टिंग के लिए ये सब बूढ़े लोग परफेक्ट हैं, क्योंकि अगर इन्हें कोई साइड इफेक्ट भी होता है तो उसे बस एज वाला मैटर समझ के टाल दिया जाता है, जैसे लू। और अगर इन टेस्टिंग्स में किसी की मौत भी हो जाए तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे और भी कई सारे होम्स पूरे देश में चल रहे हैं जहाँ पे यही सब होता है। ग्रेचन का डैड भी इसी होम में रहा करता था, पर अब वो 4th फ्लोर में बंद है। ग्रेचन को उसे फ्री करवाना है और उसके साथ बाकियों को भी, जिसके लिए इसे एविडेंस चाहिए होगा जो सिर्फ मैक्स जमा कर सकता है, क्योंकि वो इसी होम में रहता है। ये सब बताकर वो जाने लगी, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने वही बूढ़ा आदमी आ गया जिसने ग्रेचन पे अटैक कर दिया। मैक्स बीच में आया तो उसे धक्का लगा और सर पे चोट लगने से वो बेहोश। होश आया तो डॉक्टर उसके दांत निकाल रहा था, उसकी आंख में नीडल घुसा रहा था, लेकिन ये बस उसका सपना था। पर अब मैक्स को लग रहा था जैसे उसे भी मार्क कर दिया गया है। जूनो ने उसे बताया कि 4th फ्लोर से एक पेशेंट नीचे आ गया था और उसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, पर चिंता मत करो, डॉक्टर आज तुम्हारा अच्छे से चेकअप करेंगे। ये बोलकर वो डॉक्टर को बुलाने चली गई और उसके जाते ही मैक्स भी वहां से भाग निकला। वो अपने पेरेंट्स के घर पहुंचा तो उसने देखा कि पेरेंट्स ने 2 और बच्चियों को गोद ले लिया। अब यहाँ पे मैक्स की माँ उसका हाल चाल पूछ रही थी, जिस बीच उसने वही लाइन बोल दी जो नॉर्मा बोलती थी, अ हार्ट नोज अ हार्ट। उनका कहना था कि ये लाइन उनकी दोस्त ने उन्हें बोली थी बहुत टाइम पहले, पर किसने बोली थी उन्हें याद नहीं। इसके बाद मॉम डैड दोनों चले गए जज से मिलने ताकि मैक्स को कोई भारी सजा ना हो जाए, और उनके जाते ही मैक्स ने पूरा घर छानना शुरू कर दिया, लेकिन उससे कुछ नहीं मिला। तब वो दोनों बच्चियां मैक्स के पास आई उससे एक सीक्रेट शेयर करने, जो ना जाने वो कब से दबा के बैठी थी। वो उसे अलमारी के पीछे बने एक सीक्रेट रूम में ले गई, जो किसी तरह का रिचुअल वाला रूम लग रहा था। वहाँ पे वही कप रखे हुए थे जिसका एक छोटा मॉडल मैक्स के पास है, वही नॉर्मा वाला। पर सबसे मेन बात यह है कि वहाँ पे स्टैचू रखा हुआ था रोमन गॉडेस ऑफ यूथ डिया का। वहाँ पे कुछ पुरानी फोटो एल्बम्स भी रखी थी जिनमें फोटोज थी उन्हीं रिटायरमेंट होम वाले लोगों की, लू, नॉर्मा, ईथन, एली, लेस, डॉक्टर सेबियन, और उनके साथ में थे मैक्स के मॉम डैड। फोटोज किसी पार्टी की लग रही थी जिसमें सभी लोगों ने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, लेकिन एक जवान बच्चा बीच में था जिसने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे। हर एक एल्बम में मेनली 3 साल का गैप था और हर एक एल्बम में लोग तो वही सेम थे, लेकिन बीच में बैठा जवान बच्चा अलग था। और बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बेजान हो चुका है, उसके अंदर से उसकी लाइफ खींच ली गई है। इससे पता चलता है कि उस रिटायरमेंट होम के लोग एक कल्ट से जुड़े हुए हैं जो गॉडेस ऑफ यूथ डिया की पूजा करते हैं जवान रहने के लिए, और हर कुछ सालों में वो किसी जवान बच्चे की लाइफ खींचते हैं।
मैक्स को असली सदमा ये देखकर लगा कि लूक भी उन्हीं बच्चों में शामिल है। उसने अपनी जान नहीं ली थी, बल्कि इनके मॉम डैड ने उसे ऑफर कर दिया था जैसे इसे किया है। वो बच्चे गोद इसलिए लेते हैं ताकि उनके जवान होने पर उनकी जवानी खींच सके। ये जो दो नई बच्चियां गोद ली हैं, इनके साथ भी यही होगा, लेकिन मैक्स होने देगा तब ना। वो वापस उस होम में पहुंचा, सीधा 4th फ्लोर पे उस बूढ़े आदमी के पास, क्योंकि वो जान चुका था कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका भाई लूक है, जो उस पर अटैक नहीं कर रहा था बल्कि उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। 4th फ्लोर पे जितने भी पेशेंट्स बंद हैं, ये सब वही जवान बच्चे हैं जिनकी जवानी खींच ली गई और अब इनकी कुछ ऐसी हालत हो चुकी है, लाइफ इनके अंदर बची नहीं, बहुत कम एज में ही बूढ़े हो चुके हैं और ये कुछ बोल भी नहीं पाते। तभी लूक अपने खून से लिखने की कोशिश कर रहा था। अब मैक्स उन सब के लिए कुछ कर पाता उससे पहले लेस ने आकर उसे कैप्चर कर लिया और जब आंख खुली तो उसने खुद को सफेद कपड़ों में सबके बीच में बैठा पाया। यानी इसकी बारी आ गई 4th फ्लोर पे जाने की। जो भी डाउट्स आपके बचे होंगे वो यहाँ पे लू ने सारे क्लियर कर दिए। ये जो सरकारी टेस्टिंग वाला पूरा एंगल था, ये सब फेक था। ग्रेचन असल में डॉक्टर सेबियन की वाइफ है, यानी कोई मार्क्ड वंस नहीं है, किसी की जान को कोई खतरा नहीं है, कोई बेचारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा। ये सब मजे में जी रहे हैं। जो कुछ भी हमने देखा वो सब नाटक था, जो इन सब ने मिल के रचा था अपनी बोर्डम को दूर करने के लिए। लू ने बताया था ना, बोर्डम ही सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इन्होंने ये पूरी कहानी तैयार की जिसमें मैक्स को हीरो बनाया, कम से कम उसे ऐसा एहसास दिलाया। पर इस बीच ये मैक्स के ऊपर पूरी नजर रख रहे थे और उसे एक मिशन पूरा करते हुए देखकर एंजॉय कर रहे थे, जैसे कोई मूवी देख रहे हों, वो भी रियल लाइफ में, जो इन्होंने खुद लिखी और खुद डायरेक्ट की। टाइम पास करने के लिए इन्होंने मूवी के अंदर ही मूवी बना दी और ऑब्वियसली मैक्स के नकली माँ बाप भी इसमें शामिल हैं। इनकी मूवी सुपर हिट रही, इसलिए अब सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब भी कोई नया बच्चा यहाँ पे आता है उसके लिए हर बार कुछ नया प्लान करते हैं ताकि पिछली बार से ज्यादा मजा आए। इस बार ये सीक्रेट टेस्टिंग वाला प्लॉट था जिसमें लू ने भी बराबर बेचारा बन के दिखाया, क्योंकि अपने खाने के साथ खेलना इन्हें पसंद है। नॉर्मा भी इस प्लॉट का हिस्सा थी, लेकिन उसे मैक्स के साथ कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया था। वो प्लॉट पूरा बिगाड़ देती, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया। अब पूरी मूवी आपने समझ ली, जरा ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ये सब जवान कैसे रहते हैं। मतलब कि टीनेजर्स तो नहीं दिखते, बॉडीज इनकी ओल्ड ही दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह जवान है। तभी तो यहाँ पे अंधाधुंध बड़ी बातचीत चलती है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स, और सब के सब बहुत लंबे टाइम से जिंदा हैं। मैक्स के नकली माँ बाप 109 साल के हैं, ईथन 114 साल का है, 14 लेस 93 का है और लू है 128 साल का। ऐसे जवान बने रहने के लिए इन्हें चाहिए होता है गॉडेस ऑफ यूडिया का नेक्टर, जो होता है राइट आई के पीछे वाले सैक में। साइंस उसे बस एक ग्लैंड बोल के इग्नोर करती है, जबकि असल में वो फाउंटेन ऑफ यूथ होता है जो एज के साथ साथ कम होता जाता है। इसलिए ये सब जवान बच्चों की आंखों में से वो नेक्टर निकाल के पीते हैं जवान बने रहने के लिए। जब से मैक्स इस होम में आया है तब से हर रात उसकी आंख में से नेक्टर निकाला जा रहा है और उसे पता भी नहीं। तभी तो हर रात वो अचानक से जाग रहा था और जो सपने उसे दिखाई दे रहे थे वो सपने नहीं बल्कि मेमोरीज थे। ऐसे ये धीरे धीरे नेक्टर निकालते रहते हैं, पर जब इनका मनोरंजन खत्म हो जाए या फिर बच्चे को इनकी असलियत पता चल जाए, तब ये एक साथ सारा नेक्टर निकाल के उस बच्चे का सारा यूथ खींच के उसे लाइफलेस बना देते हैं। फिर वो 4th फ्लोर पे सड़ता रहता है। उसके बाद आ जाता है नया बच्चा। आमतौर पर ये कई सालों तक एक ही बच्चे के ऊपर फीड करते रहते हैं, क्योंकि जवान बच्चों में नेक्टर वापस बनता रहता है। पर मैक्स ने कुछ ज्यादा ही बगावत दिखा दी, इसलिए ये बहुत जल्दी 4th फ्लोर पे पहुंच जाएगा। मैक्स बोल रहा था कि मैं तुम सबको मार डालूंगा, लेकिन ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर से सारा नेक्टर निकलेगा ये किसी 100 साल की एज के आदमी जैसा फील करने लगेगा। इसके अंदर जान बचेगी नहीं। डॉक्टर ने उसकी आंख में से लगभग सारा नेक्टर निकाल के उसे ऊपर शिफ्ट कर दिया और अब भी टाइम टू टाइम वो थोड़ा बहुत नेक्टर निकालते रहेंगे, जैसे बाकी सब में से निकालते हैं। तभी उनकी आंखों में से खून निकलता रहता है, लेकिन लूक ऐसी नौबत आने ही नहीं देगा। उसने अपनी व्हील चेयर में से एक स्पाइक तोड़ा और उससे वहां मौजूद हर एक बच्चे की आंख पंचर करके उनका नेक्टर जमा कर लिया। फिर वो सारा नेक्टर पिला दिया मैक्स को, जिससे उसके अंदर फिर से जान आ गई, पहले से कई गुना ज्यादा। एक तो बाहर तूफान आ चुका था जिसकी न्यूज कब से चल रही थी, और एक तूफान आ चुका था अंदर मैक्स के रूप में। जैसे ही जूनो ऊपर आई, मैक्स ने उसे स्टैब कर करके मार डाला। फिर टूल्स और कुल्हाड़ी उठाकर उसने मचा दिया पर्ज। जो आया वो मरा, और ये उसके अंदर बचपन से ही दबा हुआ था। बचपन में उसने ये ड्राइंग बनाई थी। एक के बाद एक सभी लोगों को बेरहमी से मारकर उसने रिटायरमेंट होम को फ्यूनरल होम में बदल दिया। उसके माँ बाप बच के भाग रहे थे तो उनका काम कर दिया तूफान ने। क्लाइमैक्स बहुत ज्यादा वायलेंट है। उन सबको मारने के बाद उसने सबकी आंखों में से नेक्टर निकाला और उन्हें 4th फ्लोर वाले लोगों को पिलाकर सबको फ्री करके अपने भाई के साथ वहां से चल दिया। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म।
तो मूवी अच्छी है, इसे मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं कहूँगा, बस ठीक है। साइकोलॉजिकल हॉरर के मामले में बहुत ज़्यादा टाइट चल रही थी, लेकिन एंड आते आते उसका सारा मतलब खत्म हो गया। जो पूरी मूवी थी उस पर ध्यान देना ही नहीं था, असली मैटर कुछ और निकला जो बस 5 मिनट में समझ आ गया। और आपको बता दूं कि ये जो रोमन गॉडेस डिया है वो यूथ की गॉडेस नहीं है, वो अर्थ की फर्टिलिटी की गॉडेस है, यानी अनाज की। पर मूवी में वैसे भी बहुत ज्यादा लिबर्टी ली गई है हर एक चीज के मामले में, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। बाकी मूवी बस ओके है, इसे कोई नहीं पूछने वाला बाद में। बस इतना जान लो कि अगली पर्ज मूवी भी बन रही है और वो अगले साल तक आ सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि कौन कौन पर्ज मूवी का वेट कर रहा है, उसमें लियो भी वापस आएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशंस आपके साथ दोस्ताना बढ़ा सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।